हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर सिमरन। यस, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी बच्चों का बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का जो भी कंसेप्ट रहेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को लेकर जो भी कंसेप्ट रहेगा, आज से हम इसको सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम देखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या क्या है। तो बहुत ही लेंदी आपको सिलेबस यहाँ दिख रहा होगा, ठीक। तो ये सिलेबस हम देखेंगे, थोड़ा सा उसको हम ओवरव्यू लेंगे हम। उसके बाद आज ही हम स्टार्ट करेंगे, अभी इसी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आप समझोगे मेरे साथ कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्या सब्जेक्ट मैटर है। तो इस सारी चीज को डिटेल में थोड़ा सा हम इसको आज इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जो भी बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड से हो, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट हो सकता है आप 11-12 में भी कभी इसको ना पढ़े हो, तो आपको ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट थोड़ा नया लग सकता है। लेकिन इतना कोई भी घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मेरे साथ आप देखना, आप मेरे साथ पढ़ोगे इकोनॉमिक्स को लेकर, जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी टॉपिक्स यहाँ दिए गए हैं, बहुत ही इजी तरीके से, इस तरीके से हम समझेंगे, एग्जाम्पल्स को लेकर समझेंगे कि आपको इकोनॉमिक्स कठिन ना लगे। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज इसका हम पहले इंट्रोडक्शन में सिलेबस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये विजिबल होगा। मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर रही हूँ। चलो, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं। जब जब हम इसका लेक्चर देखते जाएंगे, हम यूनिट वाइज ही पढ़ेंगे, सिलेबस के साथ पढ़ेंगे। सिलेबस में जो भी चीजें आपकी दी गई हैं वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आगे से जितना भी इकोनॉमिक्स का कंटेंट आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे भी होंगे। मैं इकोनॉमिक्स जनरली बीए, बीकॉम, बीए हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीकॉम हो गया, बीबी हो गया, इन सबको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। तो आपको भी, मैं एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो आप लोग, मैं आप लोग के लिए मैं नहीं होंगी मैं, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, कहीं पर बोरिंग नहीं लगेगा आपको, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं। याद रखना, कोर्स क्रेडिट आपको यहाँ दिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा क्रेडिट है, दो क्रेडिट है इसका, अच्छा माना जाता है। मेन आपका सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। तो नाम क्या है, द फंडामेंटल ऑफ। बहुत बच्चों को होता है कि मैम क्या सब्जेक्ट का नाम है, दोबारा कमेंट आता है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, द फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ठीक। तो जिन भी बच्चों का ये सब्जेक्ट है वो आप इस वाले टॉपिक को आप देख सकते हो, ठीक। चलो, तो फर्स्ट यूनिट में जो आपको कवर करना है, वो कवर करना है आपको पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स को लेकर कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक। मीनिंग, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर्स क्या क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन सारी चीज को, नेचर ऑफ थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक लॉ कैसे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जनरली देखा जाए तो इकोनॉमिक्स सबको कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि आप उसको थोड़ा सा अपने आप को वाइड करके सोचते नहीं हो। अगर आप देखो, आपके एनवायरनमेंट में जो चीज हो रहा है, आपके आसपास, आपके घर में जो चीज हो रहा है, उन सारी चीज को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। क्योंकि एक तरीके से जो भी आप, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक, वो एक तरीके से इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट हुआ वो आपका एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स कि जहां पर आपको बिहेवियर के बारे में स्टडी करना होता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना होता है। क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी से आया, इकोनॉमी की इकोनॉमिक्स, हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, ठीक। तो पूरी इकोनॉमी किससे बनी है? पीपल से बनी है, लोगों से बनी है। तो सोसाइटी में कैसे क्या होना चाहिए, क्या उनके में चेंजेस आ रहे हैं, कितना डिमांड हो रहा है, कितना सप्लाई किया जा रहा है, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स के बहुत सारे थ्योरीज बने हैं। ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए बहुत सारे थ्योरीज बने हैं, बहुत सारे आप क्या कहते हैं, assumptions हुए हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारे रिजल्ट निकल के आए हैं। तो इन सारी चीज को हम एनालाइज करेंगे। पहले क्या हुआ करता था क्लासिकली, पहले क्या होता था ट्रेडिशनली, क्या चीज था, कंसेप्ट था इकोनॉमिक्स का, बीच के टाइम में क्या हुआ है, अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि आप एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, तो वहां पर हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसका मैक्सिमम परसेंटेज अगर कहीं जाता है तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जाता है। तो इसीलिए आपके लिए इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, फर्स्ट यूनिट में आपको तो ये बेसिक चीजें हैं जितना भी आपको देखना है। नेक्स्ट यूनिट में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसको देखना है, जिसमें आपको गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, डिजायर, वांट, नीड, डिमांड, इनका डिफरेंस देखना है कि डिजायर क्या है, नीड क्या होता है, वांट क्या होता है, डिमांड अल्टीमेटली क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, कॉस्ट और प्राइस कैसे तय किया जाता है, वेल्थ, कैपिटल, इनकम, वेलफेयर। मतलब बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप आमतौर पर सुने भी होंगे। डिजायर क्यों नहीं सुने होगे? डिजायर सुने होगे, नीड सुने होगे, वांट सुने होगे,
तीनों वर्ड अलग अलग क्यों लिखा है? क्या इसका कोई डिफरेंट मतलब है? तो यस, डिफरेंट मतलब है, इसीलिए इनको अलग अलग लिखा है। अदरवाइज इनको एक ही साथ लिखा होता, सिर्फ नीड लिखा रहता तो डिजायर और वांट दोनों सेम समझ लेते, लेकिन नहीं, इसमें हल्का हल्का डिफरेंस है। नीड का मतलब कुछ और है, डिजायर का मतलब कुछ और है, डिमांड का मतलब कुछ और है, ठीक है। तो सबका अलग अलग मीनिंग है। और कॉस्ट एंड प्राइस कैसे कैसे तय होता है, उनका क्या मीनिंग है, वेल्थ, कैपिटल, इनकम, वेलफेयर, ये सारी चीजें क्या क्या है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, क्योंकि ये पूरे आपके जो सिलेबस है उसमें काम आने वाला है, ठीक। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को लेकर। अब आप समझोगे, क्योंकि आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तो सोच रहे होगा कि मैम इसकी क्या जरूरत है हमें। तो जरूरत तो मैंने आपको पहले समझा ही दिया है, क्योंकि आपका मेजर जो आपकी कंट्री है, पूरी इकोनॉमी है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इसीलिए आपको पूरे एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक समझना, अर्थव्यवस्था, किस तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड काम करता है, किस हिसाब से उसके डिमांड और सप्लाई क्रिएट होती है, क्या कैसे प्राइसिंग रखी जाती है, तो इन सारे डिटेल में आपको वहां पर समझना पड़ेगा। किस तरीके से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है पूरे आपकी इकोनॉमी को, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स देती है, गवर्नमेंट कैसे उसमें इनिशिएटिव लेके हेल्प करती है डेवलपमेंट के लिए। तो इन सारी चीजों को आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। सो थर्ड यूनिट जो आपका फोर्थ यूनिट स्टार्ट हुआ, थर्ड यूनिट क्लियर हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में देखना है। फोर्थ यूनिट में अब थोड़ा सा पूरा इकोनॉमिक्स आ गया है। इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या है, तो वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसमें भी डिमांड कैसे काम करता है, डिमांड के लॉ कैसे काम करते हैं, सिमिलरली वैसे ही आपको देखना है। तो डिमांड क्या है, इसके बारे में आपका ये पूरा फोर्थ यूनिट है। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या चीज है। फिर आपका फिफ्थ के बाद सिक्स यूनिट आता है, जिसमें आता है प्रोडक्शन, कि अब प्रोडक्शन किस हिसाब से होता है, प्रोडक्शन में कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शंस कैसे हैं, तो उन सब चीज को देखना है आपको यहाँ पर। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेवेंथ यूनिट, जिसमें कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न क्या है, जिसमें आप रिटर्न देखते हो कि रिटर्न का सिनेरियो कैसे बनता है। साथ ही साथ सप्लाई क्या है, ऊपर अगर डिमांड के बारे में आपने पढ़ा है तो यहाँ देखो सप्लाई के भी बारे में पढ़ोगे, सप्लाई कर्व क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, उसके बारे में समझोगे। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट जो है एट्थ यूनिट आता है, वो आता है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो ओवरऑल मार्केट कैसे अब काम करेगा, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स आगे मैं आपको समझाऊंगी। तो ये जो आपका इकोनॉमिक्स है, ये जो आपका इकोनॉमिक्स है, इसको आप मेनली तीन तरीके से पढ़ते हो। एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, ठीक, एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, और तीसरा जो रहता है वो मार्केट पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता है आपको, ठीक। तो इन तीन तरीके से, इन तीन एक्सपेक्ट से आप पूरा इकोनॉमिक्स को कवर करोगे। क्लियर है, ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट यूनिट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। अब कंजप्शन भी हो रहा है, डिमांड क्रिएट कर रहे हो, डिमांड क्रिएट करने के बाद सप्लाई कितना होना चाहिए, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, वो भी समझ लिए, मार्केट के क्या सिनेरियो है वो भी समझ लिए। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कैसे लोगों में बटेगा वो जो भी गुड्स और सर्विसेज आप दे रहे हो, वो बटे कैसे। यहाँ पर मेजर बात किसकी हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है। तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फैक्टर प्राइसिंग कैसे की जाती है, उसका प्राइस कैसे तय किया जाता है, इन सब चीजों को लेके आप नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ोगे। एंड फिर आपका नेशनल इनकम आ गया, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो और मैक्रो दो अलग पार्ट में बटा हुआ है। तो यहां तक तो आपने इंडिविजुअल का पढ़ लिया, ठीक, इंडिविजुअल पर्सन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिंपली जानो कि यहां तक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, माइक्रो पढ़ लिया। अब यहां से जो शुरू हो रहा है वो आप पढ़ रहे हो मैक्रो के बारे में, दैट मीन्स ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में आप पढ़ोगे। तो इसमें आपका टॉपिक आता है नेशनल इनकम क्या है, पॉपुलेशन क्या है, मनी एंड बैंकिंग क्या है, टैक्स क्या होता है, और इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है। इसने इतना सारा पढ़ने के बाद आपका ये पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो कवर अप होगा, खत्म होगा, ठीक। चलो, तो आई होप आपको सिलेबस समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सिलेबस बहुत ही क्लियर है, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो इन सब चीज को आपको कवर करना है, मेरे साथ कवर करना है, करेंगे कवर हम सारे कंसेप्ट को, सारे टॉपिक को, और आपका इकोनॉमिक्स बहुत ही बेहतर तरीके से खत्म भी हो जाएगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं आज का, क्योंकि मैंने कहा था आज आपको मैं समझाऊंगी इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास से ये ना लगे कि आपके लिए इकोनॉमिक्स कहीं से भी नया है, ठीक। सिलेबस डिस्कशन आपका हो गया है कवर। अब स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर, ठीक। तो यस, अगेन दिस इज योर एजुकेशन सिमरन। स्टार्ट करते हैं आज के साथ मेरे साथ आपका आज का लेक्चर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, सिंपली आपको इकोनॉमिक्स में आज जो पढ़ना है इसका मीनिंग पढ़ना है। मीनिंग पढ़ना है मेरे साथ, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी आपको प्रॉपर तरीके से, जितनी भी चीजें इकोनॉमिक्स में हो सकती हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको समझाऊंगी, ठीक है।
चलो स्टार्ट करती हूँ। सो फर्स्ट स्लाइड पे आपका लिखा है व्हाट इज इकोनॉमी। क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि इकोनॉमिक्स जो आया है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो आया है, वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को ध्यान में देते हुए आया है। इकोनॉमिक्स जो हम देखते हैं, जो अर्थव्यवस्था हम देखते हैं, वो अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ही देखनी है। ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमी है, जो हमारी कंट्री है, उस कंट्री में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो रही हो, चाहे सुई बनाना हो, चाहे एरोप्लेन बनाना हो, छोटी से छोटी चीज सुई मैन्युफैक्चर हो रहा हो, चाहे पूरा प्लेन मैन्युफैक्चर हो रहा हो, वो सब चीज यहाँ सुई से लेके एयरप्लेन तक जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो सब चीज आपके इकोनॉमी में आती है। दैट इज इकोनॉमी को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इकोनॉमिक्स समझते हो। ठीक, तो क्या मीनिंग है इकोनॉमी का? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। सिंपली चीज था, मैंने जो स्टार्टिंग आपको कहा, एक सुई बनाना हो, चाहे एक प्लेन बनाना हो, ट्रेन बनाना हो, कोई भी गुड्स सर्विसेज बनाना हो, कोई भी गुड्स बनाना हो, चाहे वो छोटा सामान बनाना हो, एक सोप बनाना हो, चाहे आपको पूरा एक लग्जरियस बिल्डिंग बनाना हो, एवरीथिंग, जो भी इंसान, जो भी पीपल अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में अच्छा कमाने के लिए जो भी चीज कर रहे हैं, वो पूरा चीज आपका इकोनॉमी में आता है। क्लियर है? एवरीथिंग। इसीलिए मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप खुद से रिलेट कर सकते हो। आपके घर में जो चीज हो रहा है, आपके घर में कैसे अर्थव्यवस्था की जा रही है, जितना इनकम आपके फैमिली में कितने % लोग कमा रहे हैं, उस कमाई से आपका घर किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि जब आगे मैं आपको समझाऊंगी कि इकोनॉमिक्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कहाँ से आया है, तब आपको और क्लियरली आप उसको समझ सकोगे। ठीक, तो फिलहाल आपको क्या समझना है कि इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए आपको पूरी इकोनॉमिक में जो भी चीज हो रही है, इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें आपकी इकोनॉमी में हो रही होती है, जो भी लोग होते हैं अपने जीने के लिए काम जो भी करते हैं, वो पूरा इकोनॉमी में आता है। पिक्चराइज आप देख लो तो एनीबडी, जो भी कोई भी काम कर रहा है, वो सब आपकी इकोनॉमी है। ठीक, क्या क्या है इस पार्ट ऑफ इकोनॉमी के? तो एवरीथिंग, कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रहा है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो रहा है, कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, छोटे छोटे IPL हो रहा है, मैच हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, हॉकी प्लेइंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग, जो भी चीज आपको दिख रही है आपके सामने, आपके आंखों के सामने, वो सब कुछ आपकी इकोनॉमी में इंक्लूड होता है। हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी आपके इकोनॉमी में इंक्लूड कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक, तो ये सब कुछ आपकी इकोनॉमी में इंक्लूड होता है। क्लियर है? चलो, सो अब बात आती है कि मैम इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो वाइटल फंक्शन क्या हुआ आपकी इकोनॉमी का? वाइटल फंक्शन जो आपकी इकोनॉमी में आएगा, वो आएगा आपका प्रोडक्शन से लेकर, कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, क्लियर है, कंजप्शन कितना हो रहा है, और कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है। इन 3 मेजर चीजों को लेते हुए आपकी पूरी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होती है। कैसे होती है? प्रोडक्शन कब होगा? प्रोडक्शन कब होगा? जब लोगों के पास इनकम होगी। दैट मीन्स लोग कमा रहे हैं तो डिमांड कर रहे हैं, उनके पास इनकम है, वो डिमांड कर रहे हैं सामान की डिमांड करेंगे तो जो प्रोडक्शन हाउस है वो उत्पादन करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा अपने गुड्स और सर्विसेज जो भी वो दे रहा है। तो वहां पर पूरी इकोनॉमी में जैसे जिस भी टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी आ रहा है, कितने लोग हैं उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीज कंजप्शन में आ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज को कंज्यूम करने पे आप उस चीज की डिमांड इंक्रीज करते हो, डिमांड इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी और डेवलप होगी। ठीक, तो ये कंजप्शन हो गया। और लास्टली कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सब चीज से मिला हुआ है पूरी इकोनॉमी। कोई भी चीज इंडिविजुअली यहाँ काम नहीं करती है कि प्रोडक्शन हाउस अलग काम करेगी, कंजप्शन अलग काम होगा, कंज्यूमर अलग काम करेगा, सब एक दूसरे इंटरलिंक्ड है। क्योंकि कंज्यूमर जो है, हम और आप जो है, हम ही डिमांड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ही है जो उस प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, सप्लाई भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पूरा साइकिल चल रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है, जिससे आपका अल्टीमेटली तीसरा चीज जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन वाला चीज, कि आप कैपिटल फॉर्म कर रहे हो। एक प्रोडक्शन हाउस कमा कर रहा है, प्रॉफिट कमा कर रहा है, कैपिटल फॉर्म। एक इंसान है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, चाहे कहीं भी काम कर रहा है, वहां से वो सैलरी ले रहा है, फीस ले रहा है, कुछ इनकम वहां से कमा रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट वहां से कमा रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ये कैपिटल फॉर्मेशन जो इनकम वो कमाया वो वापस से प्रोडक्शन हाउस में दे रहा है,
ठीक है, कैसे दे रहा है? उनका सामान खरीद कर, सब गुड्स खरीद रहा है तो पैसा उनको दे रहा है। तो ये पूरा चीज आपस में ही, ये पूरी चीज क्या कहलाएगी? ये पूरी ही चीज आपकी इकोनॉमी कहलाएगी। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन किनका होता है? तो वाइटल फंक्शन प्रोडक्शन हाउस का होता है, कंजप्शन का होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का होता है। क्लियर है? चलो आगे देखो तब। चलो आगे देखने से पहले जान जाओ कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर क्लासेस आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे हो अभी तक इनरोल नहीं किए हो, जल्दी जाके इनरोल कर लो। आपके एजुकेटर्स हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। हम लोग आपको पूरा आपका जो भी सेमेस्टर में जितनी भी गाइडेंस है, जितने भी सिलेबस है, उनका सिलेबस कवरेज करना, एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराना, ये सब आप चीज को आपको मिलेगा। ठीक, जल्दी जाके इनरोल कर लो। चलो अब हमें सवाल आता है कि क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स। सवाल आएगा ना कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्या है तब। ठीक, तो चलो एक नया स्लाइड ऐड करती हूँ आपके लिए, फिर समझाती हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्या है। ओके, ध्यान देना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं पूरी इकोनॉमी का, इकोनॉमी के बारे में समझ लिया हमने, इकोनॉमी में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी देख लिया, इकोनॉमी में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जो ये वाइटल फंक्शन, वाइटल रोल प्ले करता है। तो प्रोडक्शन हाउस, कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो मैं समझाने जा रही हूँ, अब मैं ये समझाने जा रही हूँ आपको कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है, क्यों स्टडी करें हम इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स को ठीक, अच्छा क्या किसी को पता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड आया किस वर्ड से आया है, कहां से ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया है? क्या ये किसी को पता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पॉज कर लेना, पहले बता लेना फिर देखना। ठीक है, ओके। चलो आई होप पॉज किया होगा, कमेंट करके बताया होगा, फिर इसको रिज्यूम करके देख रहे होगे। ठीक, चलो तो इकोनॉमिक्स वर्ड मैं आपको समझा देती हूँ। इकोनॉमिक्स वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। किस वर्ड से? तो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है जिसको कहते हैं ओकोनोमिया। ठीक, ओकोनोमिया। ठीक, अब इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करोगे आप। ठीक, एक आता है आपका ओकस और दूसरा आता है नोमस। क्लियर है? क्या मतलब होता है इसका? ओकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमस का मतलब होता है आपका मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि अगर हम पूरे इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखें, सिर्फ अगर पूरे इकोनॉमिक्स का हम मीनिंग देखें, इसका मतलब हो गया मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपने घर को देखकर भी पूरा इकोनॉमिक्स समझ सकते हो। ठीक, कि यहाँ पर सिंपल मीनिंग क्या बताया गया है इकोनॉमिक्स का कि इकोनोमिया वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओके, आई होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड से आया है। दैट मीन्स अब यहाँ हाउस होल्ड का मतलब सिर्फ आपका घर नहीं हुआ, हाउस होल्ड में सब कोई आ जाता है। एवरी इंडिविजुअल, हर कोई हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड क्राइटेरिया में आता है। तो वो अपनी चीजों को किस तरीके से मैनेज करता है, पूरा कंट्री जो अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से मैनेज करती है, अर्थव्यवस्था कैसे करती है, तो उसी को आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। ठीक है, फिर आता है जो सवाल था आपके पास, वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ना है हमें, क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए पढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि हाउस होल्ड को कैसे मैनेज किया जाए। दैट मीन्स कोई भी पर्सन है वो किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है, अपनी चीजों को संभाल रहा है, अपने पैसों को, इनकम को जो उसके पास लिमिटेड है उसको कैसे खर्च कर रहा है, क्या क्या चीजें खरीद रहा है, क्या नहीं खरीद रहा है, कितना डिमांड कर रहा है, कितना सप्लाई मिल रहा है। इस सारी चीज को व्यवस्थित ढंग से करने को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन क्यों करना पड़ रहा है, ये व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है हमें, ये मैनेजमेंट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम ये है जो हमसे और आपसे रिलेटेड है कि ह्यूमन वांट्स जो है, दैट मीन्स हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है? वो अनलिमिटेड है। वो क्या है? अनलिमिटेड है। दैट मीन्स कि हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, हमारे डिजायर जो है, हमारी नीड जो है, हमारे जो वांट्स हैं वो कभी भी एंड नहीं होता है, वो
अनलिमिटेड होता है, वो आज हमें कुछ चाहिए, कल हमें कुछ और चाहिए होगा, परसों कुछ और चाहिए होगा, तो ये वांट कभी भी खत्म नहीं होती है। तो पहला दिक्कत ये था। दूसरा क्या था कि ये दिक्कत तो था, लेकिन अगर दूसरा दिक्कत ना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमें मैनेजमेंट सीखना ही नहीं पड़ता, अपने अर्थव्यवस्था को मैनेज करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अब भाई दिक्कत है, तो दूसरी दिक्कत एक और आई। दूसरी दिक्कत क्या आई कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कि अब जो हमारे पास सामान है, जो चीजें हैं, प्रोडक्शन हाउस है, उसके पास जो सामान रॉ मटेरियल मिल रहा है, प्लांट मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वो लिमिटेड है। कैपिटल भी लिमिटेड है। हम जो कमा रहे हैं, हमारी सैलरी हो गई, हमारी फीस हो गई, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है हमारा, उससे कमा रहे हैं, हमारी इनकम भी क्या है, लिमिटेड है। देखिए मेरी वांट्स तो बहुत ज्यादा है। तो अब इन्हीं दोनों चीजों को आपस में मैनेज कैसे करें, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कैरसिटी कहते हैं। इसको याद रखना, इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं, जहां पर वांट्स अनलिमिटेड होता है और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो इन दोनों चीज को कैसे मैनेज करना है, तो तीसरी चीज से मैनेज करना है कि आपको ये भी याद रखना है कि ऑल रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। सारे रिसोर्सेज के पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं कि हम हर रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए कहते भी हैं कि वी हैव टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आर रिसोर्सेज। हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जब भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात आती है, दैट मीन्स आपको पूर्ण रूप से अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, साधन है, उन सबको बेहतर तरीके से आपको यूज करना है, यूटिलाइज करना है, प्रॉपर वे में उसको यूज करना है। तो उसी को हम यहाँ तीसरा चीज कहा गया है कि आपके वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज भले लिमिटेड है, लेकिन आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप हर रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से, दैट मीन्स अगर हम एक कंज्यूमर है, मेरे पास पॉकेट में 5,000 रुपए है, तो उन 5,000 में जो भी मेरे वांट्स डिजायर हैं, उस वांट डिजायर में से हम अपनी प्रायोरिटी पहले सेट करें और उस प्रायोरिटी में देखें कि हमें कौन सा सामान कितने रेट में मिल जा रहा है। तो जहां पर भी हम अपनी इनकम बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, मतलब बेहतर तरीके से लगाने के बाद जो रिजल्ट बेनिफिट हमको मिल रहा है, जो सामान हमको मिल रहा है, उससे अगर हमको प्रॉपर बेनिफिट मिल रहा है, अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो वी आर सेटिस्फाइड और हमारे जो वांट्स हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जो कि अनलिमिटेड थे। तो इन तीनों ही चीज के आगे पीछे पूरा इकोनॉमिक्स घूमता है। तो चाहे हम और आपकी बात करें, चाहे एक बिजनेसमैन की बात करें, फर्म की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, सरकार की बात करें, पूरे नेशन की बात करें, पूरे कंट्री की बात करें, पूरे वर्ल्ड की क्यों ना बात करें, उन सब जगह ये 3 प्रॉब्लम वहां पर हैं। और इन्हीं 3 प्रॉब्लम को सही करने के लिए, क्लियर करने के लिए, समझने के लिए हम पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इसी रीजन से आपको ये इकोनॉमिक्स पढ़ना है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा और समझ भी आया होगा कि क्यों हमें इकोनॉमिक्स यहाँ पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। ठीक, तो यहीं पर वही ये लिखा है, वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स। तो मेन रीजन क्या है, टू सिंप्लीफाई द सिंगल वर्ड स्कैरसिटी। इसलिए मैंने कहा था कि स्कैरसिटी को समझने के लिए ही हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। स्कैरसिटी का मीनिंग क्या हुआ, तो स्कैरसिटी मीन्स द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। जो आपका डिमांड कर रहे हो आप किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के लिए, कोई भी सामान आपको चाहिए, कोई भी सेवा आपको लेनी है, उसके लिए जितना डिमांड आप कर रहे हो, उस डिमांड के बदले आपको कम चीज मिले। सप्लाई कहते हैं ना कि डिमांड ज्यादा जहां पर हो जाए और सप्लाई कम मिल रहा है, तो इसी केस में आपका बन के आता है वो स्कैरसिटी है कि आपके वांट्स तो अनलिमिटेड है, आपके डिजायर तो अनलिमिटेड है, लेकिन आपको जो रिसोर्सेज है आपके पास, जो सप्लाई मिल रहा है वो लिमिटेड है, और वही चीज आपका कहलाता है क्या, वही चीज आपका स्कैरसिटी कहलाता है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए लास्टली इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन रीजन यही है कि आप सिलेक्शन कर सको अपने रिसोर्सेज को अंडर कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी के कंडीशन में, क्योंकि हर जगह स्कैरसिटी है, वांट्स अनलिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो किस तरीके से जितना भी आपको सामान, रॉ मटेरियल, जो भी चीज मिल रही है, उसको प्रॉपर वे में आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहे हो, इसी की वजह से आप इकोनॉमिक्स को यहाँ पर पढ़ते हो। ठीक, आई होप स्कैरसिटी क्या है भूलना नहीं है वर्ड। आगे चल के मैं पूरे इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी वर्ड यूज करूंगी, वहां मैं ये नहीं बोलूंगी कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, वहां पे मैं सिंपली एक वर्ड यूज करूंगी कि स्कैरसिटी है। ठीक, तो लगता है मैं बस यही वर्ड यूज करूंगी। ठीक है,
चलो अब रिसोर्सेज क्या है, सेकेंड सवाल आता है कि मैम आपने बताया तो ह्यूमन वर्ड्स अनलिमिटेड है। वर्ड्स तो समझ में आ गया कि ह्यूमन वर्ड्स अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि हम तो ह्यूमंस हैं, हम समझ गए ये बिहेवियर अपना, ठीक। लेकिन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि लिमिटेड हैं, तो वो रिसोर्सेज आप याद रखना आपके 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसमें 4 चीज आते हैं, ठीक। पहला आता है लैंड, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका मेन काम, आप एज अ खुद एग्रीकल्चर फील्ड में रहो, आप खुद एक बिजनेसमैन हो या फार्मर हो, तो आप खुद प्रोडक्शन कर रहे होगे ना, तो आपके सामने कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज की लिमिटेशन आती है। तो सबसे पहला आता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, क्लियर है। ये 4 चीज आपके फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन में आता है, चाहे वो कोई भी हो, एग्रीकल्चर फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड हो, फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये 4 चीज आपके पास आते हैं। अब इस 4 चीज में आप जमीन लोगे, आप लैंड ले रहे हो, ओके, तो लैंड ले रहे हो तो उसके बदले आपको उसका रेंट देना पड़ेगा, रेंट दो चाहे उसको खरीदो, ठीक, पैसा देना पड़ेगा उसके रिटर्न में। एक लिमिटेशन आया आपके पास, लिमिटेड है, जमीन मार्केट में कम अवेलेबल है, पहला लिमिटेशन। दूसरा लेबर का, कोई भी बिजनेस फर्म खोल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वहां पर लोग चाहिए आपको काम करने के लिए, ठीक। लोग किस टाइप के चाहिए, किस नॉलेज, क्या नॉलेज होना चाहिए, कितना स्किल होना चाहिए, इन सारी चीज को देखते हुए आपको करना है। लोग भी लिमिटेड है, साथ ही साथ इन लोग को देने के लिए आपको वेजेस देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, तो अगेन सेकेंड लिमिटेशन, पैसा देना पड़ेगा, सबको नहीं दे सकते हैं, कुछ लोग को ही रखना पड़ेगा हमें, क्लियर। नेक्स्ट हो गया फैक्ट्री प्रोडक्शन। तीसरा है कैपिटल, कोई भी काम करने के लिए आपको पूंजी की जरूरत होगी, कैपिटल की जरूरत होगी, तो उस पूंजी के लिए आपको कुछ तो आपके पास होंगे, तो चलो आपने लगा दिया अपने बिजनेस में, जो भी काम करने जा रहे हो एग्रीकल्चर में लगा दिया, लेकिन कुछ तो आपको कहीं से उधार लेना पड़ेगा, कहीं और से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या बैंक से कहीं से लेना पड़ेगा, तो उसके बदले आपको क्या देना होगा, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देना होगा, ठीक, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्लियर है। लास्टली जो चीज आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, सबको लगता है इनकी क्या ही जरूरत है यहाँ पर, ठीक, लेकिन जरूरत है, क्योंकि अगर एक एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा तो वहां पर जो रिस्क लेने वाला काम है, जो इनोवेशन ले आने वाला काम है, जो क्रिएटिविटी लाने वाला काम है, वो कोई ला नहीं पाएगा। अगर वो आपके बिजनेस में नहीं है, वो आपके काम में नहीं है, ऐसा नहीं कि जरूरी जो बिजनेस करते हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, बस उनमें ही एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होनी चाहिए। हमारे में, आपके में, जो जॉब में भी क्यों ना हो, जॉब वालों में भी एंटरप्रेन्योर स्किल अपने आप आ सकता है। कैसे आ सकता है, उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, क्रिएटिविटी उनके काम में हो सकता है, उनके वे ऑफ वर्क में हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ बिजनेसमैन है, स्टार्टअप करने जा रहा है तो वही एंटरप्रेन्योर है। हम और आप जो बेसिक जॉब भी अगर कर रहे हो, जिस भी फील्ड में कर रहे हो, अगर उस फील्ड में रहकर अपने काम को और बेहतर तरीके से और नए तरीके से कर सकते हैं तो आप भी एंटरप्रेन्योर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो है उसका काम क्या है, आपके बिजनेस को आगे लेके जाना, बिजनेस बढ़ाना, तो उसको बदले में क्या चाहिए होगा, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है, दैट मींस वो एक मेन आपका सोर्स हो गया आपके प्रॉफिट का, तो उसको रिटर्न में क्या चाहिए होगा, उसको रिटर्न में प्रॉफिट चाहिए होगा। तो इस तरीके से आपका ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, और ये 4 फैक्टर प्रोडक्शन के बदले आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ता है। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट, तो इसको बांटना पड़ेगा। तो इन सारी चीज को किस तरीके से मैनेज करोगे, किस तरीके से हैंडल करोगे, वही आपको सीखना होता है। रिसोर्सेज जब लिमिटेड होते हैं, और इकोनॉमिक्स आपको यही चीज सिखाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स कहीं से भी ना कठिन नहीं लग रहा होगा, और कहीं से भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा, इनफैक्ट बोरिंग तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बहुत ही अच्छी चीजें आपको जानने को मिली होंगी। आपके बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत ही डिफरेंट रहेगा आपका ये सब्जेक्ट, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, कैसे आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इकोनोमाइज करोगे, दैट मींस बेहतर तरीके से यूज करोगे। पिक्चर को देखना, दिस इज अ पर्सन, ये एक पर्सन है, इस पर्सन को धूप लग रही है, यस, बहुत ही धूप है, ठीक है, आंख दिखाई नहीं दे रहा है उसको, ठीक। उसने क्या किया है, कैप भी लगाया है, और उसके पास ये ग्लासेस भी हैं, ठीक, गॉगल्स भी हैं, ठीक है, ग्लासेस भी हैं और कैप भी उसके पास, लेकिन
रिसोर्सेज होने के बाद भी अगर आप उसको बेहतर तरीके से यूज ना करो तो क्या फायदा यूज कर रहने का। ठीक है, कैप है उसके पास, मतलब उसके पास इनकम थी, उसने कैप भी खरीदा है, उसने गॉगल्स भी खरीदा है, लेकिन अगर उस रिसोर्सेज को खरीदने के बाद, प्रोडक्शन हाउस भी अगर कोई सामान खरीदने के बाद उसको बेहतर तरीके से यूज नहीं कर पा रही है, यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो उसका रिसोर्स इकोनोमाइज नहीं हो पा रहा है, बेहतर तरीके से यूज ही नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज समझाया गया है कि अगर इफ यू आर हैविंग द कैप, आप पहन रहे हो, कैप को पहने हुए हो, तो भाई अगर इसको उल्टा पहने तो सीधा पहन लेते, धूप बचता, या तो चलो फैशन था, उल्टा ही पहनना है कैप। तो ये जो गॉगल्स यहाँ पे लगा हुआ है, इस गॉगल्स को आप यहाँ पे लगा सकते थे आईज पे, तो आपको धूप नहीं लगता। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को यूटिलाइज करते हो, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो, इसी को आप इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज कहते हो। ठीक है, तो ये था आपका। और दूसरा वाला भी देख लो, यहाँ पर ये इसको यूज करके झांकने, ऊपर चढ़ने की कोशिश या जाने की कोशिश यूज किया, यहाँ पर स्टिक्स को उसने यूज करके वॉल को कुछ देखना हो या फाड़ना हो, कुछ उसने यूज किया, रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, यही बात यहाँ पर समझाई गई है। ठीक, रिफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, वो यही बताता है कि आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट ना जाने दो, उसको लेट गो ना करो, क्योंकि अगर आप लेट गो करोगे, इसका यूज नहीं करोगे सही तरीके से, तो आपको कहीं ना कहीं लॉस सहने को मिल सकता है, आपका मैनेजमेंट फिर अच्छा नहीं कहलाएगा, और अल्टीमेटली आपको मैनेज करना अपनी चीजों को, यही इकोनॉमिक्स बता रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट मीन्स आर्थिक समस्या। अब आर्थिक समस्याएं क्या क्या हैं, एक एक करके देखते हैं। तो आपको याद होगा कितनी देर से मैं आपको क्या समझा रही हूँ, आपको आर्थिक समस्या ही समझा रही हूँ, प्रॉब्लम ही समझा रही हूँ, जिसमें हमने पहला पढ़ा स्कार्सिटी रिसोर्सेज का, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और सारे रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, यही आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एग्जाम में सवाल आएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो अपने से बना के जबरदस्ती नहीं लिखना है, यही 3 प्रॉब्लम है, यही 3 प्रॉब्लम को आपको बेहतर तरीके से समझाना है बस। ठीक, तो यस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो चॉइस क्या है आपकी, कैसे आप चीजों को चॉइस कर रहे हो ताकि आप अपने अनलिमिटेड वांट्स को भी सैक्रिफाइस ना करो, और अपने रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, यही आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग हुआ। तो पहला वही था, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, यहाँ पे लिखा है रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। इकोनॉमी जो है वो सब कुछ जो समाज को चाहिए वो दे दे उसको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिमिटेड एडिशंस में, लिमिटेड सामान में अपने रिसोर्सेज का कैसे वो प्रॉपर यूटिलाइज करे ताकि वो मैक्सिमम लोगों की डिमांड पूरी फुलफिल कर सके, इस चीज का पहला एक रीजन था स्कार्सिटी। ठीक, तो स्कार्सिटी है रिसोर्सेज का, समझ में आ गया, सबकी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती है। समझो, जिंदगी का भी एक ये है असूल है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, तो जो आपके खास हैं, जो आपके प्रायोरिटी में है, तो उनको खुश रखो, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। तो वही बात यहाँ पर भी, सबके लिए पूरा इकोनॉमी नहीं कर सकता है, तो वो लिमिटेड वहां पर रिसोर्सेज हैं, लेकिन सबकी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, सब चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन तो लोगों की बहुत होती है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की बात नेक्स्ट कर दिया कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है जो कि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, तो ये भी एक नेक्स्ट जान लो कि लोग एक्सपेक्टेशन करेंगे ही करेंगे, उनका वांट्स कभी भी खत्म होगा नहीं आपके प्रति, उनको चाहिए होगा कि आप उन पर ध्यान दो, एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं। थोड़ा सा ये फिलोसफिकल चीजें भी आए तो साथ में चल रही, इसलिए मैंने कहा लाइफ से रिलेटेड है, आपकी इकोनॉमिक्स है, जो भी आपकी 3 प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफ की भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं, कि जहां पर कि आपका टाइम लिमिटेड है, आपके पास 24 घंटा ही है। अब उस 24 घंटे में आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, तो उसमें आप अपना प्रायोरिटी सेट करो कि आप क्या चाहते हो, आप कैसे खुश हो पा रहे हो, किसको खुश करने से आपको खुशी मिल रही है, किसके साथ रहने से आपको खुश हो। और फिर नेक्स्ट, लोगों की डिमांड तो बहुत ज्यादा ही है जो कि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो खुद को सेटिस्फाई करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और तीसरा ये है कि यस, वो 24 घंटा आप किस तरीके से यूज कर पा रहे हो, अल्टरनेटिव यूज क्या क्या हो सकते हैं उसके, किस तरीके से आप सब चीज को मैनेज कर पा रहे हो, अपने घर को मैनेज कर ले रहे हो, अपने फैमिली को मैनेज कर ले रहे हो, मम्मी पापा को मैनेज कर ले रहे हो, उनसे भी बात कर ले रहे हो, भाई बहन हो गए उनसे भी बात कर ले रहे हो, बाहर जा रहे हो, कॉलेज पढ़ रहे हो अभी, तो कॉलेज में आपके फ्रेंड सर्कल है, उसमें कैसे मैनेज कर रहे हो। तो एक फ्रेंड सर्कल मतलब आपका खुद का पर्सनल लाइफ और एक फैमिली हो गई, और फिर आपका करियर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज को किस तरीके से मैनेज कर ले रहे हो, अल्टरनेटिव यूज कैसे कर ले रहे हो अपने पूरे टाइम। आपका लिमिटेड अभी रिसोर्सेज क्या है, आपका टाइम है, आपका टाइम लिमिटेड है, और वांट्स तो बहुत सारे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत सारे हैं, तो उन दोनों चीज को आप कैसे मैनेज करो, कैसे यूटिलाइज करो अपने टाइम को और लोगों को, वही आपका मेन इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक, आपका
इकोनॉमिक्स ये हुआ आप अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहे हो, अपने करियर को कैसे मैनेज कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपना सोशल लाइफ और अपना करियर लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ये आपकी इकोनॉमिक्स है। तो ये आपको सीखना है और इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट पढ़ते हुए आप तो सीख ही जाओगे कि कैसे मैनेज करना है, ठीक। तो यही 3 प्रॉब्लम की बात यहाँ पर की गई है, पढ़ूंगी नहीं इसको क्योंकि वही चीज है किस तरीके से आप रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू चॉइस की बात आई ना, मैंने कहा ना प्रायोरिटी चॉइस चुनना पड़ेगा आपको, कैसे चुनते हो ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गया, ठीक। अब यहाँ तक तो सारी कहानी खत्म हुई किस चीज की कि इकोनॉमिक्स क्या था, क्यों आया है, क्यों पढ़ना पड़ा है, क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ तक ये कहानी खत्म हुई। अब बात आई है इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मल मीनिंग जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा भाई कि एक फॉर्मल मीनिंग मैम एक इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दे ही दीजिए। तो यस मैम देंगी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। क्या है, मैंने कहा था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है। सोशल साइंस कैसा मतलब होता है, सोशल सोसाइटी की बातें करता है, सोसाइटी को लेते हुए जो भी आपके प्रैक्टिकल थ्योरीज बने गए हैं, दैट मीन्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके कुछ ना कुछ थ्योरी बनाया गया है, लोगों को स्टडी किया गया है, तो इसलिए इसको हम सोशल साइंस के क्राइटेरिया में रखते हैं इकोनॉमिक्स को। which studies the way of society chooses to use its limited resources, किस तरीके से सोसाइटी जो है वो चूज कर रही है ताकि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को लिमिटेड रिसोर्सेज को होते हुए भी बेहतर तरीके से चीजों को कर सके, which have alternative use to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। सेम बात है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के होने के बावजूद उन सारी चीज को प्रॉपर तरीके से यूज करके गुड्स और सर्विसेज बना रही है, बनाने के बाद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ताकि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सेटिस्फाइड हो सके, ठीक। यही आपका पूरा इकोनॉमिक्स है। क्लियर है यहाँ पर चीज। तो वही यहाँ पे बात है आपके एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो कितना प्रोड्यूस करना है, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, किस एरिया के लिए करना है, तो ये सारी चीजें आपके इकोनॉमिक्स में आ जाएगी इसमें, ठीक है। चलो अब एक सवाल आता है कि मैम ये इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा, तब ये भी बता दीजिए। तो सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से हैं, लाइक नया स्लाइड ऐड करती हूँ फिर समझाती हूँ। सब्जेक्ट मैटर आपका वो दिया भी होगा उसमें सिलेबस में, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी मैं आपको समझाती, ठीक है, कि किस तरीके से आपका ये जो भी सब्जेक्ट मैटर बांटा गया इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट में जो डिवीजन हुआ है वो कुछ इस प्रकार का हुआ है। पहला आपका हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहीं पर समझा दूंगी, आगे जो चीजें लिखी है अपने आप समझ में आ जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक दूसरा आया है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। इतना समझो कि पहले पूरी जब इकोनॉमिक्स बन रहा था, मतलब इकोनॉमी को ध्यान दिया जाए तो इकोनॉमी में कुछ चीजें हो रही थी, उनको बेसिस उनको देखते हुए कुछ थ्योरीज दिए जा रहे थे, कुछ रूल्स दिए जा रहे थे, कुछ लॉ दिए जा रहे थे, ठीक। उन सबको ध्यान में रखते हुए जो जिसको लगा था अकॉर्डिंग टू उस टाइम के इकोनॉमी को देखते हुए लोगों ने दिया। तो पहले के टाइम में ये था, ट्रेडिशनली ये था कि सिर्फ आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, मैक्रो होता नहीं, ठीक। कुछ हुआ तभी मैक्रो आया, अदरवाइज आपके सिलेबस में सिर्फ माइक्रो रहता, ठीक। हिस्ट्री जो होती है ना, सिर्फ हिस्ट्री हुआ ना कि हिस्ट्री में कुछ चीजें होती गई तो आपके सिलेबस में ऐड होते गया, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी पहले सिर्फ माइक्रो था, फिर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करता था, दैट मीन्स कि एक ट्री की बात अगर कर रहा है ये, ठीक, दैट मीन्स एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है, तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इंडिविजुअल यूनिट में कौन कौन आ सकता है, कोई भी एक इंडिविजुअल आ सकता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकती है, ठीक, इंडस्ट्री हो सकती है, एक्सेट्रा, ठीक। तो ये आपके इंडिविजुअल यूनिट्स हुए। साथ ही साथ मैक्रो क्यों आया, क्योंकि कुछ हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया, बता देती हूँ, ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन आने में यूएस की इकोनॉमी बहुत ही गिर गई,
डाउनफॉल हो गया, क्रैश कर गई एक तरीके से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया था। तो उस केस में क्या हुआ था, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट थे कि वहाँ इंडिविजुअल को स्टडी करो, इंडिविजुअल फर्म को स्टडी करो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन उस टाइम नहीं ध्यान दिया गया था, गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस पर कोई बात हुई नहीं थी। तो जब मैक्रो आया तो बात आई कि नहीं भाई, हमें एक इंडिविजुअल पे ध्यान देके हमें एक जनरल पूरे पे ध्यान देना है। दैट मीन्स हमको एक पूरे फॉरेस्ट पे ध्यान देना है, सिर्फ एक पेड़ पे ना ध्यान देके हमें सबको साथ में लेके चलना है, साथ में पूरे फॉरेस्ट को देखना है। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। अलग अलग सब टाइप के ट्रीज को देखना है, हर्ब्स को देखना है, यहाँ पे सिर्फ ट्री देख लो अलग से, या सिर्फ एक पौधे को देख लो अलग से, इस तरीके का कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ पर सारी चीज को मिला के आपको चलना है, सब चीज को साथ में देखना है। दैट मीन्स एग्रीगेट की बात हुई, एग्रीगेट यूनिट की बात हुई, टोटल की बात हुई यहाँ पर, फिर पूरी इकोनॉमी को साथ में देखना है। इसीलिए फिर नेशनल इनकम, मैंने कहा था ना आपको सिलेबस दो पार्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में इंडिविजुअल समझ लो क्या क्या होता है, अलग अलग पढ़ लो तुम, अलग अलग जब पढ़ लोगे तब फिर देखोगे एक साथ कैसे पढ़ना है। अब नेशनल इनकम कैसे निकालना है, गवर्नमेंट बजट कैसे निकालती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग क्या है, तो अब साथ में पढ़ना है सब चीज को, ठीक। तो इस तरीके से आपका दो पार्ट में इकोनॉमिक्स को बांटा गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। जहां पर माइक्रो की बात देखें तो माइक्रो का यहाँ पर लिखा गया है, इट इज एक ट्री की बात हो रही है, सिंगल एक ट्री की बात हो रही है। दैट मीन्स माइक्रो किसकी बात करता है, एक स्मॉल यूनिट की बात करता है, स्मॉल है ये, ठीक। अब ये स्मॉल वर्ड कैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि माइक्रो भी ऐसे लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा ग्रीक वर्ड है वो, उस ग्रीक वर्ड का नाम है मिक्रोस। उस ग्रीक वर्ड का नाम है मिक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। दैट मीन्स एक इंडिविजुअल यूनिट। ठीक, वहीं पर मैक्रो की अगर बात करें तो मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से ही आया है। इस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है, तो इस ग्रीक वर्ड का नाम है मैक्रोस, ठीक। और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। यहाँ पर बहुत सारे है ना, सारे पेड़ को मिला दिया गया है। दैट मीन्स ये एक सिंगल ट्री का स्टडी करता है, सिंगल ट्री का, और ये पूरे के पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीगेट यूनिट्स की बात किया गया है, एग्रीगेट ऑफ ऑल की बात किया गया है, एग्रीगेट ऑफ ऑल, एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट्स की बात किया गया है, तो उसको हम मैक्रो कहते हैं। तो वो बेसिक मीनिंग समझ में आ गया, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। अब माइक्रो मैक्रो ही करके आपको सारे कंसेप्ट को समझना है। मैं समझाऊंगी कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, एक एक करके समझेंगे, सॉरी डिटेल में समझेंगे कि माइक्रो का मीनिंग क्या है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, उसमें शिफ्ट होता है, किसमें मूवमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए एक और टॉपिक हम बस देखते हैं, हल्का सा इसका डिफरेंस देख लो अभी कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना, आपको नेक्स्ट सिलेबस में जो टॉपिक है उसको कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये क्या होता है। और फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने मेन टॉपिक पे, जिसमें आता है आपका कि डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपको स्लाइड पे देख ही लो, यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, मैंने डिफरेंस आपके लाया था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। मैंने कहा था ना कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात कर रहा है तो वो माइक्रो है, ठीक। एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा है, इंडिविजुअल कंपनी की बात कर रहा है, वो माइक्रो है। स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी की बात कर रहा है, पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहा है। नेशनल इनकम निकालोगे, पूरी इकोनॉमी का निकालोगे, गवर्नमेंट बजट निकालती है, पूरी इकोनॉमी के लिए निकालती है, ठीक। तो ये आपका मीनिंग हुआ। सॉरी, टूल्स कौन से यूज हो रहे हैं, तो इसमें सिर्फ डिमांड और सप्लाई की बात चलती है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कंजप्शन फंक्शन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम क्या है, इन सब की बात हो रही है आपके माइक्रो में। लेकिन यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात होती है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल कंपनी का डिमांड कितना हो रहा है, एक इंडिविजुअल फर्म का डिमांड क्या हो रहा है, सप्लाई कितना दिया जा रहा है,
कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है इसकी बात होती है आपके माइक्रो में, लेकिन यहाँ टोटल डिमांड की बात होती है, एग्रीगेट सबकी, सब जगह का डिमांड मिला दो, सब जगह की सप्लाई मिला दो, तो वो टोटल की बात आपका मैक्रो करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस क्या रहेगा कमोडिटी का, इसको डिटरमाइन करने के लिए आप माइक्रो पढ़ते हो, इसलिए ये भी कहीं से भी कम नहीं है। इसको समझोगे तभी समझ पाओगे कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, अपना एग्रीकल्चर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वहाँ आपको कितना प्राइस रखना है, क्या मार्केट चल रहा है, कैसा मार्केट चल रहा है, कैसे फैक्टर प्राइसिंग हो रही है, फैक्टर प्रोडक्शन कितना लगना चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो उसकी स्टडी आपका ये माइक्रो कराता है। और मैक्रो जो है इनकम कितना हुआ, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना आपकी इकोनॉमी में, ओवरऑल की बात करता है, ओवरऑल इनकम कितना आपकी इकोनॉमी कमा रही है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, रोजगार कितना है, इसकी बात करता है आपका मैक्रो। अदर नेम और क्या क्या है, तो माइक्रो को आप प्राइस थ्योरी भी कहते हो, क्योंकि ये जनरली प्राइस क्या होगा, फैक्टर प्रोडक्शन में कितना रहेगा पैसा, उसकी बात करें, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। और आपके मैक्रो को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेन बात आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की जाती है, ठीक। क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जब धीरे धीरे आकर सिलेबस स्टार्ट करूंगी तो समझाऊंगी कि ग्रेट डिप्रेशन आया उसमें क्या प्रॉब्लम आया था, उसका सोल्यूशन क्या दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट का एग्जांपल यहाँ पे लिया है। इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, इंडिविजुअल का आउटपुट कितना निकल रहा है, वहीं इसमें नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट कितना निकल रहा है, ये मैक्रो में बात हुई थी। एग्रीगेशन क्या होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, यहाँ टोटल नहीं किया जाता है, सबकी इंडिविजुअल बात की जाती है, इंडिविजुअली देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन एग्रीगेट करके ही सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जान लो यहाँ पे, चलो सवाल ही पूछ लेती हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब इतना इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इतना भी तो पता रहना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? पहला। दूसरा, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा सवाल। तीसरा, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा सवाल, ठीक। ये तीन आपके पास सवाल हैं जिसका जवाब आपको अभी तुरंत देना है। मैं अभी आंसर लिखूंगी भी, लेकिन ईमानदारी से पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो, फिर इसका आंसर यहाँ से चेक करना, ठीक। खुद से लिखो, पॉज करो और खुद से लिखो, ठीक। ये हो गया। अब एक और चीज आपको समझा देती हूँ, मैं इसका वीडियो शायद मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, तो एक बार इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जाके इसको एक बार अच्छे से देख लेना। डेफिनेशन समझाती हूँ। इकोनॉमिक्स का कुछ डेफिनेशन दिया गया है, ठीक। जिस डेफिनेशन को चार पार्ट में, मतलब चार एक इवोल्यूशन जैसा चला है, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसा डेफिनेशन चला है। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो था वो वेल्थ डेफिनेशन था, वो वेल्थ डेफिनेशन था। दूसरा था वेलफेयर को लेकर, ठीक है। तीसरा था स्कार्सिटी को लेकर, और चौथा आखिरी था ग्रोथ डेफिनेशन, ग्रोथ को लेकर। क्या मीनिंग हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी, इसका मैं मीनिंग आपको बताऊंगी। किसने दिया है ये सारे डेफिनेशन, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा स्पेस लगा रही हूँ आपके लिए। ठीक, इसका फिल इन द ब्लैंक्स आप करोगे, मीनिंग मैं बताऊंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो पहले ऊपर का बता देती हूँ, आई होप पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे, तब देख रहे होगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्होंने सबसे पहला डेफिनेशन दिया था आपके इकोनॉमिक्स का, जिन्होंने सबसे पहले बताया था इकोनॉमिक्स क्या होता है, वही होता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो थे आपके एडम स्मिथ। वो कौन थे आपके? एडम स्मिथ। क्लियर है? नेक्स्ट है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उन्होंने इकोनॉमिक्स समझाया था, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था? तो वो दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने, एल्फ्रेड मार्शल। क्लियर है? एल्फ्रेड मार्शल ने माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाया था। फिर मैंने बताया था कि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स तक ही पढ़ना था, लेकिन फिर बाद में आया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी ने समझाया, किसी ने बताया, कोई बुक लिखी होगी? यस लिखी है। तो जॉन मेनार्ड
डिकेंस ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझाया था। तो ये था आपका 3 चीज जो मैंने आपको समझाया, ठीक। अब बात आई नीचे जो ये डेफिनेशन मैंने लिखा है, जिसके ऑथर कौन है वो आप बताओगे, मीनिंग मैं बताती हूँ। सबसे पहला डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का आया था वेल्थ को लेकर, जो स्टार्टिंग हुआ था वो इस बात से हुआ था कि इकोनॉमिक्स हमको ये सिखाया था कि हम कैसे कमा सकते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पहला डेफिनेशन आया था। दूसरा आया था, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ वेल्थ नहीं कमाना है, पैसा नहीं कमाना है, लेकिन हमें सोसाइटी के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है। क्योंकि अगर सोसाइटी में, सोसाइटी का कल्याण होगा, वेलफेयर अच्छा होगा, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। उन्होंने फिर ये बात कही। तीसरा आया कि भाई ठीक है आपको वेल्थ कमाना है, सोसाइटी को करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन आया। स्कार्सिटी आपने पढ़ा भी कि आपके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, वही अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि अब कम रिसोर्सेज को कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, स्कार्सिटी को कैसे हटा सकते हैं। फिर ये डेफिनेशन आया। और लास्टली में जो ग्रोथ डेफिनेशन आया, उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ स्कार्सिटी पे ध्यान भी नहीं देना है, सिर्फ वेलफेयर पे ध्यान भी नहीं देना है, सिर्फ वेल्थ पे भी ध्यान नहीं देना है, हमें सबको एक साथ लेके चलना है। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स हमें ये भी समझाएगा कि आपको वेल्थ कैसे बढ़ाना है, सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट देना है, सोसाइटी को कैसे बेनिफिट देना है, समाज कल्याण कैसे करना है, और साथ ही साथ जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ताकि इन तीनों चीज को मिला के हमें क्या मिल सके, ग्रोथ मिल सके, हम ग्रो कर सके, हम अपनी इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो ये 4 डेफिनेशन इस सिनेरियो में आपका इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आया था, ठीक। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस क्लास में। क्वेश्चन जो है इन चारों का डेफिनेशन कौन कौन दिया है, अच्छे से कमेंट बॉक्स में होमवर्क है मुझे जरूर से लिख के बताना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बता सकूं या शेयर कर सकूं जिसने ही बताया हो, ठीक है। चलो, क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यही हमारी आपके साथ पहली क्लास थी, लेकिन ठीक है हम बहुत सारे क्लासेस में आगे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहेगा, हमारे एक अलग बॉन्ड बनेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से आप लोग एनरोल कर लो, नहीं किए हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना कैसे लगा क्लास, आपको पसंद आया, इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं लगा, कि क्या लगा, जो भी आपका फीडबैक है XYZ आप जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं की, जल्दी से कर लो, वहां पर भी अपनी जो भी क्वेरीज है आप हमसे पूछ सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। आप मुझसे कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट होगा, एजुकेशन रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, वो सब मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।